ओके, सो लेक्चर नंबर 10 एंडोक्राइन का हम आज पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ मास्टर ग्लैंड। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है विच इज़ एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये आपको एक पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है। इसके आपके साथ दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब, एक आपके साथ पोस्टीरियर लोब होता है। ये आपके साथ स्फीनॉइड बोन में पड़ा होता है। इट सिट्स इन अ स्मॉल कैविटी ऑफ द स्फीनॉइड बोन जिसे हम कहते हैं सेला टर्शिका। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है वाया वाया अ पिट्यूटरी स्टॉक, और ये आपके साथ मीडियन एमिनेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होगा। One of the circumventricular organs, and it does not contain a blood brain barrier. इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपने दो हार्मोन्स याद रखने हैं। एक आपके साथ ये एडीएच को सिक्रीट करेगा, एक आपके साथ ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये एडीएच इसमें एक निमोनिक है, पोसा, POSA। पी फॉर पैरावेंट्रिकुलर, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सुप्रा ऑप्टिक एंड ए फॉर एडीएच। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस आपके साथ एडीएच रिलीज़ करेगा, और जो आपके साथ पैरावेंट्रिकुलर है न्यूक्लियस होता है इन द हाइपोथैलेमस, वो आपके साथ ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगा। ये आपके साथ डिराइव होते हैं फ्रॉम द न्यूरल एक्टोडर्म इन द फ्लोर ऑफ द फोर ब्रेन। इसमें आपको एक्सॉन्स और नर्व टर्मिनल्स मिलेंगे, और जितने भी न्यूरॉन्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमस में। फिर दो न्यूक्लियाई हैं, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक। ये दोनों आपको हाइपोथैलेमस में मिलते हैं। पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, सुप्रा ऑप्टिक एडीएच सिक्रीट करता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसे हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ये आपके साथ डिराइव होता है रेट की स्पाउच से, और आउट ग्रोथ होती है ऑफ द ओरल कैविटी। इसमें आपको 5 टाइप्स ऑफ सेल्स नज़र आएंगे जो आपके साथ डिफरेंट हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये 5 टाइप ऑफ सेल्स हैं। इसमें कोर्टिकोट्रॉप्स आते हैं जो ACTH बनाएगा, थायरोट्रॉप्स विल मेक TSH, गोनेडोट्रॉप्स LH FSH बनाता है, सोमेटोट्रॉप्स आपके साथ ग्रोथ हार्मोन बनाता है, और लेक्टोट्रॉप्स आपके साथ प्रोलेक्टिन बनाता है। फिर इसमें एक हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम होता है। इसमें हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, तो जो मेन ब्लड सप्लाई टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके साथ इज़ सप्लाइड बाय द हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम, और इट डिलीवर्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो इसमें आपके साथ हाइपोथैलेमस CRH जो है ये रिलीज़ करता है, वो पिट्यूटरी पे लग के ACTH बनाता है। ठीक है, TRH जो है इट पिट्यूटरी से TSH आपके साथ रिलीज़ करता है। GnRH, LH और FSH सिक्रीट करते हैं। GHRH आपके साथ ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करेगा। डोपामीन, प्रोलेक्टिन, सोमेटोस्टेटिन जो है ग्रोथ हार्मोन, और TSH को। जो प्रोलेक्टिन है ये एक प्रोटीन हार्मोन होता है। ये आपके साथ मिल्क की प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा। अगर मिल्क इजेक्शन की बात आ जाए उसमें आपने ऑक्सीटोसिन लिखना है, लेकिन P फॉर प्रोलेक्टिन, P फॉर प्रोडक्शन, सो मिल्क प्रोडक्शन जो है ये काम है प्रोलेक्टिन का। प्रोलेक्टिन का आपने याद रखना है कि इसका एक इनहिबिटरी कंट्रोल होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जब भी हाइपोथैलेमस आपके साथ डोपामीन रिलीज़ करता है तो ये आपके साथ लेक्टोट्रॉप पे लगते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं, क्योंकि दीज बाइंड टू द D2 रिसेप्टर्स। उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस हो जाती है, जो आपके साथ प्रोलेक्टिन को इंक्रीज़ करेंगे। प्रोलेक्टिन फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस क्या होता है कि जब भी आपके साथ डोपामीन इंक्रीज़ रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से प्रोलेक्टिन आपके साथ कम होगा। तो ये आपने डोपामीन और प्रोलेक्टिन का रिलेशन याद रखना है कि इन्वर्स रिलेशन है। अगर डोपामीन ज़्यादा होता है तो प्रोलेक्टिन कम होता है, अगर डोपामीन कम होगा तो उसकी वजह से प्रोलेक्टिन आपके साथ इंक्रीज़ होगा।
मैनी अदर सब्सटेंसेस अफेक्ट प्रोलैक्टिन रिलीज़, इसमें वीआईपी, ऑक्सीटोसिन, टीआरएच आते हैं। जो टीआरएच है इसे हम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म में एलिवेटेड होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है आपके साथ प्रीडिस्पोज टू हाइपर प्रोलैक्टिनोमा। जब भी थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनोमा हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है it is differential for pituitary enlargement और hyperprolactinoma। प्रोलैक्टिन जो है इन प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन रिलीज को इन प्रेगनेंसी। तो ये एस्ट्रोजन आपके साथ जीन ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करता है और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करता है। तो उसकी वजह से जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रोट्रॉप आपको नज़र आएंगे इन प्रेगनेंसी, और उसकी वजह से पिट्यूटरी की ग्रोथ हो सकती है। पिट्यूटरी कैन ग्रो इन साइज़। प्रोलैक्टिन जो इन प्रेगनेंसी है तो इट इज़ इनहिबिटेड बाय द GnRH रिलीज़। सॉरी, ये प्रोलैक्टिन जो है ये इनहिबिट करता है GnRH की रिलीज़ को, ठीक है। और इसकी वजह से देयर इज सेसेशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। फिर प्रोलैक्टिन आपके साथ ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। ये आपके साथ मिल्क प्रोडक्शन इन प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर ड्यू टू एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्ट्रॉन ब्लॉक प्रोलैक्टिन इफेक्ट ऑन द मिल्क। तो आपके साथ प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती। प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी बर्थ हो जाए तब प्रोलैक्टिन आपके साथ सिक्रीट होता है। प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोडक्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके साथ ईस्ट्राडायोल और प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं। ये आपके साथ प्रोलैक्टिन के अफेक्ट को इनहिबिट करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब भी चाइल्ड बर्थ हो जाए तो उसके बाद ये ईस्ट्राडायोल और प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाते हैं और उसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट डोपामीन एगोनिस्ट्स। इसमें कैबरगुलिन आता है और ब्रोमोक्रिप्टीन आते हैं। ये आप यूज़ करते हो इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़, और ये आप प्रोलैक्टिनोमा की ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। डोपामीन एगोनिस्ट्स ये क्या करेंगे? ये प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को इनहिबिट करेंगे वाया बाइंडिंग टू द T2 रिसेप्टर। पिट्यूटरी एडिनोमा जो है ट्यूमर ऑफ सेल टाइप ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आपके साथ रिजल्ट करते हैं इन इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन। मोस्ट कॉमन सिक्रीटिंग ट्यूमर इसका है प्रोलैक्टिनोमा। तो लेक्टोट्रॉप्स हाइपर प्रोलैक्टिनोमा प्रोलैक्टिनीमिया कॉज करवाएंगे। थायरोट्रॉप्स आपके साथ सेंट्रल हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करवाएंगे। कोर्टिकोट्रॉप्स कुशिंग डिजीज़ कॉज करवाते हैं, और सोमेटोट्रॉप्स ग्रोथ हार्मोन वाला ये आपके साथ एक्रोमेगैली या जैगेंटिज्म कॉज करवाएगा। जो पिट्यूटरी एडिनोमा है इसमें आपको सिम्टम्स लाइक हेडेक मिलेंगे। क्लासिक सिम्टम इसमें आपको बायलैटरल हेमिनोप्सिया मिलेगी, और इसमें आपको कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक कियाज़मा मिलती है। तो जब भी ऑप्टिक कियाज़मा होती है तो दोनों टेम्पोरल फील्ड आपके साथ लॉस हो जाते हैं, तो इट कॉजेस बाई टेम्पोरल हेमिनोप्सिया। फिर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है वुमेन में इट कॉजेज एमेनूरिया, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ GnRH, LH या FSH। उसके अलावा ये आपके साथ गैलेक्टूरिया कॉज करेंगी विच इज़ ड्यू टू प्रोलैक्टिन। मेन में ये आपके साथ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म कॉज करवाते हैं। लिबिडो, इम्पोटेंस, इनफर्टिलिटी, ये चीज़ें आपके साथ जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको ये डिक्रीज़ करवा देता है, और मेल में ये गायनेकोमेस्टिया कॉज करवाता है। यूजुअली नो गैलेक्टूरिया, नॉट इनफ ब्रेस्ट टिश्यूज़। फिर प्रोलैक्टिनोमा एक मोस्ट कॉमन हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर है। इसमें हेडेक और विजन लॉस के सिम्टम्स होंगे। रेयरली सीजर्स भी आपको नज़र आ सकते हैं। वुमेन में यू विल फाइंड एमेनूरिया और फ्रैक्चर्स, और मैन में आपको लॉस ऑफ लिबिडो या इम्पोटेंस ये चीज़ें मिलेंगी। डायग्नोसिस में आपने सीरम प्रोलैक्टिन लेवल देखना है, और आपने CNS इमेजिंग करनी है। और ट्रीटमेंट में आप इसमें ब्रोमोक्रिप्टीन और कैबरगुलिन दे सकते हो, डोपामीन एगोनिस्ट्स जो हैं। तो डोपामीन
आपके साथ जो डोपामीन एंटागोनिस्ट है उनमें एंटीसाइकोटिक्स आते हैं सच एज़ हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन। ये चीज़ें अभी डोपामीन को एंटागोनाइज करेगी। इसमें एंटी एमेटिक्स लाइक मेटाक्लोप्रोमाइड और ये तीनों ड्रग्स आपने याद रखने हैं, मेटाक्लोप्रोमाइड, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन। ये डोपामीन एंटागोनिस्ट्स हैं। ये आपके साथ ब्लॉक करेंगे D2 रिसेप्टर को और उसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो साइड इफ़ेक्ट्स में इट विल कॉज एमेनूरिया, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट या इनगॉर्जमेंट करवाएगा, गैलेक्टूरिया करवाएगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन करवाएगा और ये आपके साथ पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स भी कॉज करवा सकता है। अभी हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज होगा और एंटीरियर पिट्यूटरी आपके साथ 5-6 हार्मोन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोड्यूस करता है, तो उन सारों की प्रोडक्शन नहीं होगी, उसे हम कहते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो इसमें देयर विल बी अ मास, नॉन फंक्शनल एडिनोमा हो सकती है या क्रेनियोफेरेंजियोमा हो सकती है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो सकता है, या कोई इस्कीमिया, ब्रेन इंजरी या हेमोरेज। इट कैन लीड टू द डैमेज टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट कैन कॉज हाइपोपिट्यूटरिज्म। एक कॉज है इसका ACTH डिफिशेंसी। तो ACTH डिफिशेंसी में लो कोर्टिसोल होता है विच लीड्स टू शॉक, और उसमें देर इज़ नो लॉस ऑफ अल्डोस्टेरॉन, तो नो सॉल्ट वेस्टिंग आपको नज़र आएगी एंड आपको देर विल बी लैक ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन जो आपको प्राइमरी एड्रीनल फेलियर में भी मिलती है। तो अगर TSH की डिफिशेंसी हो, ये आपके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करवाता है। अगर LH और FSH भी साथ में डिफिशेंट हो तो इट कॉजेज़ हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, तो TSH डिफिशेंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होगा इसमें, और LH FSH की वजह से हाइपोगोनेडिज्म भी होता है। ACTH की डिफिशेंसी की वजह से नो सॉल्ट वेस्टिंग शॉक होता है और आपके साथ एंटीरियर पिट्यूटरी का डैमेज होगा। फिर क्रेनियोफेरेंजियोमा है, ये एक बिनाइन ट्यूमर है और आपको चिल्ड्रन में मिलता है 10 to 14 ईयर्स ओल्ड एज में। ठीक है, सिम्टम्स फ्रॉम कंप्रेशन आपको मिलेंगे, हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से सिम्टम्स मिलते हैं, हेडेक, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे और बिहेवियर में भी चेंजेस होंगे। बिहेवियर में फ्रंटल लोब की डिसफंक्शन होंगे, तो जितने भी फ्रंटल लोब के फंक्शंस हैं वो आपके साथ लॉस हो जाएंगे। दीज आर डिराइव फ्रॉम रेमिनेंट्स ऑफ द रेथकीस पाउच। अभी एक सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं एम्प्टी सेला सिंड्रोम। तो सेला टर्शिका में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अभी अगर सेला टर्शिका में पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेला सिंड्रोम। तो इनलार्ज सेला टर्शिका होगा और पार्शियली फिल्ड विद CSF, इसमें आपको CSF नज़र आएगा। इट कैन रेयरली कंप्रेस द पिट्यूटरी एंड कॉज हाइपोपिट्यूटरिज्म। ये आपके साथ वुमेन और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन में आपके साथ मोर कॉमन होगा। रेडिएशन, सम हेड एंड नेक ट्यूमर ट्रीटेड विद रेडिएशन, ब्रेन ट्यूमर्स, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा को हम रेडिएशन के साथ ट्रीट करते हैं। सम पिट्यूटरी एडिनोमास में भी हम रेडिएशन देते हैं और ये आपके साथ डैमेज टू हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी कॉज करवा सकता है। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपका टेस्ट में बहुत जज किया जाता है, दैट इज़ पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी किसे कहते हैं कि जब भी एक सडन हेमोरेज होता है टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट ऑफन ऑकर्स इन प्री एग्जिस्टिंग एडिनोमा। इसका रिस्क फैक्टर फॉर ब्लीडिंग में बी प्रेजेंट, लाइक एक पेशेंट वारफरिन ले रहा है तो उसको रिस्क है कि ब्लीडिंग हो, तो ही कैन डेवलप पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। You will see sudden onset severe headache, डिप्लोपिया होगा पेशेंट को क्योंकि प्रेशर होता है ओक्यूलोमोटर नर्व पे, और यू विल सी हाइपोपिट्यूटरिज्म क्योंकि देर इज़ शॉक फ्रॉम लॉस ऑफ कोर्टिसोल। फिर एक और सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं शीहान सिंड्रोम। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात की गई होगी।
वर्नेबल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वर्नेबल होता है टू इन्फार्क्शन फ्रॉम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसमें भी आपको एक पोस्टपार्टम हेमोरेज मिलेगा। प्रेगनेंसी एपोप्लेक्सी में आपको सडन हेमोरेज मिल जाता है टू द पिट्यूटरी। और शीहान में देर इज पोस्टपार्टम हेमोरेज which leads to hypofunctioning pituitary gland, that is called hypopituitarism. It can also present as a shock after delivery, and it can also be seen in and they आप इसमें देख सकते हो कि patient will have failure to lactate. हाइपोपिट्यूटरिज्म की ट्रीटमेंट में हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, जिसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड, थायराइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। ग्रोथ हार्मोन को हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। ये एक प्रोटीन हार्मोन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लीनियर ग्रोथ। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है कि लीनियर ग्रोथ का काम ग्रोथ हार्मोन करवाता है। इट इज़ रिलीज्ड इन अ पल्सेटाइल मैनर, और ये आपके साथ बिटवीन पल्सेस लेवल में भी बिकम अनडिटेक्टेबल। इसमें आपको पल्सेस अनडिटेक्टेबल नज़र आएंगे और ग्रोथ हार्मोन आपके साथ पल्स के फॉर्म में रिलीज़ होगा। लीनियर ग्रोथ इन चिल्ड्रन करवाएगा, प्रोटीन हार्मोन है। अच्छा, ये आपके साथ मैनी स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसर्स जो है उनको स्टिमुलेट करवाता है, उन पे काम करता है। पिट्यूटरी रिलीज स्टिमुलेटेड बाय, तो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन कब आपके साथ रिलीज़ होगा? तो जब जीएनआरएच होगा या एक्सरसाइज या स्लीप है, तो उसमें पिट्यूटरी आपके साथ ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ करता है। और कब ये इनहिबिट करेगा? ग्लूकोज की वजह से। सोमैटोस्टैटिन का इनहिबिटरी इफ़ेक्ट होता है, वो सारी की सारी चीज़ें को इनहिबिट करता है। और जब आपके साथ IGF-1 होगा तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन विल बी इनहिबिटेड। जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर है, ये आपके साथ बाइंड करता है टू द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, आपके साथ एक्टिवेट करता है जैक काइनेज 2 को, ठीक है, जिसे हम जैक 2 कहते हैं। और साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज पे भी ये एक्ट करता है। इसके अलावा ये फॉस्फोराइलेट करता है टायरोसिन रेजिड्यूस को विद इन जैक 2 itself on the GH receptors, और इट फॉर्म्स बाइंडिंग साइट फॉर मैनी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इसके अलावा इट ऑल्सो अल्टर्स द जीन एक्सप्रेशन। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, लिवर कंटेन्स मैनी ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स, जिसमें ग्रोथ हार्मोन इन द लिवर आपके साथ IGF-1 सिक्रीट करता है। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इसे हम सोमैटोमेडिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन दैट ये IGF-1 हार्मोन दैट मीडिएट्स मैनी ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट्स एंड कैन बी मेजर्ड इन द सीरम एज इंडिकेटर ऑफ GH फंक्शन। तो इसको हम मेजर करते हैं सीरम में एज एन इंडिकेटर, क्योंकि ये हमें बताता है अबाउट ग्रोथ हार्मोन फंक्शन। अगर IGF-1 जो है ये आपके साथ आपने इसको मेजर किया, इससे आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में भी ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन के बारे में भी आपको इससे पता चलता है। ये आपके साथ पेरिफेरल टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होता है एंड पैराक्राइन अफेक्ट इसका होता है ऑन नियर बाई साइट्स। जो ग्रोथ हार्मोन है, इसका डायरेक्ट अफेक्ट क्या है कि ये डिक्रीज़ करेगा ग्लूकोज अपटेक को बाय द सेल्स। तो अभी सेल्स आपके साथ ग्लूकोज अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है। ग्लूकोज की अपटेक को ग्रोथ हार्मोन कम करवाएगा, ये याद रखना है। इसका काम इंसुलिन के ऑपोजिट होता है, तो इट इज़ कॉल्ड एंटी इंसुलिन, और ये आपके साथ ब्लड शुगर को राइज करेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं डायबिटोजेनिक। पेरिफेरल टिश्यूज़ आपके साथ इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपके साथ इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। तो ग्रोथ हार्मोन में आपने याद रखना है कि ये ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल को डिक्रीज़ करवाएगा। तो ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन जो है, ये सारे के सारे चीज़ें आपके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द इंसुलिन। अगर इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो इंसुलिन कम होगा,
अगर इनकी वैल्यू कम होगी तो आपके साथ इंसुलिन ज़्यादा होगा। तो ये आपने याद रखना है कि इंसुलिन अपोजेस द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रीन एंड ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। ग्रोथ हार्मोन आपके साथ लाइपोलाइसिस को प्रमोट करता है बाय एक्टिवेटिंग द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, और वो आपके साथ लिपिड की ब्रेकडाउन करवाएगा। ये आपके साथ प्रोडक्शन ऑफ आईजीएफ करेगा फ्रॉम द लिवर। तो ये भी आपने याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन का जो अफेक्ट कॉन्ड्रोसाइट पे होता है, तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो है उसमें जब ग्रोथ हार्मोन उस पे एक्ट करेगा, वहाँ पे ये लीनियर ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। अगर ये मसल पे एक्ट करेगा तो ये आपके साथ लीन मसल मास को इंक्रीज़ करेगा। अगर ऑर्गन्स पे ये एक्ट करता है तो ये आपके साथ ऑर्गन के साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन का अफेक्ट है। ठीक है, ये एक बोन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको स्पॉन्जी बोन अंदर ये रेड वाला नज़र आ रहा है, बीच में एक मेड्यूलरी कैविटी होती है, और ये साइड पे जो आपको बोन नज़र आ रहा है बाहर की तरफ, उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो बोन में ये अपर पोर्शन को हम एपिफाइसिस कहते हैं, इस पोर्शन को हम मेटाफाइसिस कहते हैं। ठीक है, और फिर शाफ्ट जो है वहाँ पे आपके साथ डायफाइसिस होता है, ये एंड पे यहाँ पे फिर मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट पे लीनियर ग्रोथ इंक्रीज़ करेगा, लीन मसल मास करवाएगा, और आपके साथ ऑर्गन साइज को इंक्रीज़ करवाता है। तो जो आपके साथ ग्रोथ हार्मोन है, आपने पहले ये याद रखना है कि सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकोज और आईजीएफ-1, इन तीनों का जो है इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ग्रोथ हार्मोन में और ग्रोथ हार्मोन पे। और जो आपके साथ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, वो आपके साथ ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाती है। तो इसका आपके साथ स्टिमुलेटरी एक्शन है ऑन ग्रोथ हार्मोन। तो अगर GHRH रिलीज़ हुआ हाइपोथैलेमस पे, तो वो पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। ये ग्रोथ हार्मोन आपके साथ इंसुलिन को अपोज करता है और ब्लड शुगर को आपके साथ इंक्रीज़ करता है। फैट में आपके साथ ये लाइपोलाइसिस को इंक्रीज़ करेगा और IGF-1 पे एक्ट करेगा, जो आपके साथ लीनियर ग्रोथ करती है और लीन मसल मास। अभी अगर ग्लूकोज का लेवल आपके साथ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो ये आपके साथ एक इनहिबिटरी इफेक्ट भी कॉज करवा सकता है। सोमैटोस्टैटिन और ग्लूकोज और IGF को ये इंक्रीज़ करवाएगा। ठीक है, तो वो सिग्नल देंगे कि हमारे साथ अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन है, तो वो इनहिबिट करेंगे ग्रोथ हार्मोन को। फिर ग्रोथ हार्मोन जो है चिल्ड्रन में अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाए तो चाइल्ड विल फेल टू ग्रो। अगर एडल्ट में इसकी डिफिशेंसी हो जाए तो एडल्ट में आपको फैट ज़्यादा नज़र आएंगे, लीन बॉडी मास कम हुई होगी, और एडल्ट विल हैव लो एनर्जी। ग्रोथ हार्मोन की डिफिशेंसी आपके साथ मोस्ट कॉमनली होती है फ्रॉम पिट्यूटरी ट्यूमर्स। इसमें मास इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्जरी या रेडिएशन की वजह से ग्रोथ हार्मोन की डिफिशेंसी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट में आपने सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन देना है और मॉनिटरिंग के लिए आपने सीरम IGF-1 लेवल को देखना है। ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस अगर हो जाए तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, दैट इज़ सोमैटोट्रॉफ एडिनोमा। उसमें हाई ग्रोथ हार्मोन होगा और IGF-1 होंगे, और आपके साथ लो GHRH हो जाएगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। तो इट विल रेज द सोमैटोस्टैटिन लेवल, वो भी नेगेटिव फीडबैक देगा, और मे प्रेजेंट विद हेडेक एंड विजन लॉस। तो ये हमने पिछले जो स्लाइड है उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकोज, IGF-1 इनहिबिटरी रोल होता है इनका इनहिबिटरी रोल होता है ग्रोथ हार्मोन पे। अच्छा, रेयर कॉज में आपके साथ GHRH सिक्रीटिंग ट्यूमर्स भी हैं, उसकी वजह से भी ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। इसमें हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स आते हैं, कार्सिनॉइड ट्यूमर, स्मॉल सेल लंग कैंसर,
GHRH लेवल जो है इसमें आपके साथ हाई होगा। तो एक हमने ग्रोथ हार्मोन की डिफिशेंसी पढ़ी जो पिट्यूटरी ट्यूमर से होता है मोस्टली, और आपके साथ चिल्ड्रन में फेलियर टू ग्रो लीन बॉडी मास। एक है ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस। अभी जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये सोमेटोट्रॉप एडिनोमा कॉज करवा सकती है, उसकी वजह से हेडेक, विजन, ये साइंस आपको मिलेंगे। और ये आपके साथ GHRH सिक्रीटिंग ट्यूमर भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें हाइपोथैलेमिक कार्सिनोइड स्मॉल सेल, ये चीज़ें जो हैं इनकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का लेवल आपके साथ एक्सेसिव हो सकता है। तो ग्रोथ हार्मोन जब एक्सेस हो जाए चिल्ड्रन में, ये एक कंडीशन में लीड करता है जिसे हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। वहाँ पे लीनियर ग्रोथ कॉज करवाएगा और आपके साथ यू विल सी अ वेरी टॉल चाइल्ड। और एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए तो इट विल कॉज एक्रोमेगैली। तो ये आपने याद रखना है, ए फॉर एडल्ट्स, ए फॉर एक्रोमेगैली, ठीक है। और चिल्ड्रन में ये जाइगेंटिक फीचर्स आपको नज़र आएंगे। तो एक्रोमेगैली जो है इसका एक इंसिडियस ऑनसेट होता है। एवरेज ड्यूरेशन सिम्टम्स आपको डायग्नोज ये होता है विद इन 12 ईयर्स। इसमें यू विल फाइंड इन लार्ज जॉ, जिस तरह के आपको इसमें नज़र आ रहा है, या इसकी एक टिपिकल एग्जांपल द ग्रेट काली, अगर आप जानते हो रेसलिंग में, तो उसको भी काइंड ऑफ एक्रोमेगैली थी, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। एडल्ट्स में इट प्रेजेंट्स एज एक्रोमेगैली, चाइल्डहुड में जाइगेंटिज्म उसे कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोर्स फेशियल फीचर्स मिलेंगे और इनलार्जमेंट ऑफ नोज होगी और फ्रंटल बोन। एक्रोमेगैली में इनलार्ज हैंड्स एंड फीट्स आपको मिलेंगे, और क्लासिक साइंस में आपको इंक्रीजिंग ग्लव या शू साइज मिलेगी, और रिंग दैट नो लॉन्गर फिट्स, ठीक है, या शूज़ दैट नो लॉन्गर फिट्स। या आपको ये कहेंगे कि एक मदर है, वो अपने या एक पेरेंट्स अपने चाइल्ड के लिए शूज़ ले रहे हैं और शू का साइज़ एवरी मंथ चेंज हो रहा है। एक्रोमेगैली में यू विल फाइंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ऑर्गन्स इंसुलिन नहीं ले सकते, तो इंसुलिन का लेवल आपके साथ इंक्रीज़ हो जाएगा और इट विल लीड टू डायबिटीज़। तो 10 to 15% of the patient with acromegaly experience diabetes, या they are at risk of developing diabetes. Abnormal glucose tolerance जो है आपको मिलता है in 50% of the patient। तो ये फिर वही डायग्राम है कि इंसुलिन इन सारों के ऑपोजिट एक्शन करवाएगा, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन, ग्रोथ हार्मोन। एक्रोमेगैली जो है इसमें विसरल ऑर्गन की इनलार्जमेंट आपको नज़र आती है। विसरल ऑर्गन में थायराइड, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, प्रोस्टेट, तो ये सारे ऑर्गन्स, इनकी इनलार्जमेंट आपको नज़र आएगी इन एक्रोमेगैली। साइनोवियल टिश्यूज़ या कार्टिलेज इनलार्जमेंट भी आपको नज़र आती है। जॉइंट पेन इन नीज़ होगा, एंकल्स, हिप्स, स्पाइन, और कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है इसमें आपको जॉइंट पेन मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी पेशेंट को हो सकते हैं। ही कैन हैव हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और कार्डियोमेगैली, और उसकी वजह से मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होती है इन एक्रोमेगैली पेशेंट्स ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाए तो डायग्नोस्टिक पर्पसेस में आपने सीरम IGF-1 कंसंट्रेशन को चेक करना है। अगर IGF लेवल इज़ कांस्टेंट विद कॉन्ट्रास्ट टू ग्रोथ हार्मोन, तो इसका मतलब है कि द कॉज इज़ समथिंग अदर। लेकिन IGF लेवल्स आपने मेनली ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस में देखने हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ ये नॉर्मल आ गया या कांस्टेंट आ गया, फिर आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कर सकते हो। तो ग्लूकोज शुड सप्रेस ग्रोथ हार्मोन लेवल्स। नॉर्मल सब्जेक्ट में आपके साथ ग्रोथ हार्मोन फॉल होगा विद इन 2 आवर्स अगर आप उसको ओरल ग्लूकोज दोगे। लेकिन अगर एक पेशेंट को ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस होगी, आपने उसे जो है ओरल ग्लूकोज दिया, फिर भी उसमें पोस्ट ग्लूकोज लेवल्स आपको हाई नज़र आएंगे, सो इट सजेस्ट दैट देयर इज़ ग्रोथ हार्मोन एक्सेस। या आपने CNS इमेजिंग करनी है, MRI वगैरह आपने करनी है, उससे भी आपको पता है।
पता चलता है। ट्रीटमेंट में हम सोमेटोस्टैटिन का एनालॉग ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं। ये आपके साथ सप्रेस करता है रिलीज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन को। इसके अलावा हम रेडिएशन और सर्जरी भी दे सकते हैं। और आपने गोल क्या रखना है कि आपने आईजीएफ लेवल को लोअर करना है। इन द रेफरेंस रेंज में आपने आईजीएफ लेवल को लाना है। इसमें बोनी एबनॉर्मेलिटी जो आपके साथ ग्रोथ हार्मोन एक्सेस की वजह से हुई है वो आपके साथ ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो जॉइंट सिम्टम्स आपके साथ फिर भी इसमें कंटिन्यूड होते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक आपके साथ प्रिकर्सर होता है जिसे हम कहते हैं प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन। ये प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक ACTH प्रोड्यूस करता है, एक आपके साथ MSH प्रोड्यूस करता है। तो ये इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर बोथ द MSH एंड ACTH। अगर एक पेशेंट में ACTH ज़्यादा हो जाए तो इट स्टिमुलेट्स द प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन, उसकी वजह से जो है MSH भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो दैट्स वाई ACTH अगर इंक्रीज़ हो जाए तो इट इज़ कुशिंग डिजीज़, दैट्स वाई यू गेट हाइपर पिगमेंटेशन इन कुशिंग डिजीज़, क्योंकि आपके साथ MSH भी इंक्रीज़ हो जाता है। MSH अगर इंक्रीज़ होता है तो ये मेलेनिन को इंक्रीज़ कर देता है जो आपके साथ स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करवाती है। इट इज़ ऑल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ MSH। ये प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब MSH स्टिमुलेट होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा मेलेनोसाइट को और वो आपके साथ मेलेनिन प्रोड्यूस करेंगे जो आपके साथ हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करवाते हैं इन द कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज़ सॉरी। ठीक है, तो दीज आर द प्रिकर्सर्स। ठीक है, प्रिकर्सर्स नहीं सॉरी, इन सब का प्रिकर्सर POMC है, MSH, ACTH और बीटा लाइपोट्रोपिन। ये तीन चीज़ें जो हैं डिराइव होते हैं फ्रॉम प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन। तो जो ACTH है वो आपके साथ कुशिंग डिजीज़ करवाता है और MSH आपके साथ कुशिंग में जो है हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करवाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट ऑक्सीटोसिन। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा। ये इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। ये आपके साथ मिल्क रिलीज़ करता है इन रिस्पॉन्स टू सकलिंग। बेबी जब सकलिंग स्टार्ट करता है और मिल्क रिलीज़ होगा तो दैट इज़ डन बाय ऑक्सीटोसिन। एफेरेंट फाइबर्स ऑफ द निपल वो एक सिग्नल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। जब स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल मिलता है तो इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इट ट्रिगर्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स इन द ब्रेस्ट और उसकी वजह से आपके साथ मिल्क रिलीज़ होगा। ऑक्सीटोसिन इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस भी करवाता है। जब भी आपने गायनी के डिपार्टमेंट में अगर आपने टाइम गुजारा हो तो उसमें फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। वो हम क्यों देते हैं, क्योंकि इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर अप रेगुलेट द यूट्रस नियर टर्म। इसमें एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं पिटोसिन जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है और इट इज़ यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर या पोस्टपार्टम अगर यूट्राइन ब्लीडिंग हो तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सोमेटोस्टैटिन का मैंने आपको पहले भी कहा है कि इट हैज़ इनहिबिटरी इफ़ेक्ट, तो इनहिबिट द रिलीज़ ऑफ मैनी हार्मोन। ये आपके साथ रिलीज़ करेगा डी सेल्स को थ्रू आउट द GIT और दे आर ऑल्सो फाउंड इन द नर्व्स थ्रू आउट इंटायर बॉडी। ये आपके साथ डिस्कवर्ड हुए थे इन द हाइपोथैलेमस और ये आपके साथ ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को भी इनहिबिट करवाएंगे। इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका एक एनालॉग है जिसे हम ऑक्ट्रियोटाइड कहते हैं और ऑक्ट्रियोटाइड इज़ अ सोमेटोस्टैटिन एनालॉग। तो इसको हम ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगेली, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, ग्लूकागोनोमा, इंसुलिनोमा या अपर GI ब्लीड, इन कंडीशंस में एज अ ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग।
इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो आपके साथ 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, ये आपको इधर नज़र आ रहे हैं। 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच से आपके साथ बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और ये थायराइड के पीछे पड़े होते हैं, बिहाइंड द थायराइड। ये आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन जिसे हम कहते हैं पीटीएच, उसको सिक्रीट करते हैं। और ये पीटीएच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कैल्शियम फॉस्फेट हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो ये अब आगे हम पढ़ेंगे। पीटीएच जो है इट इज़ अ प्रोटीन हार्मोन। ये आपको मिलता है, इट बाइंड्स टू द सरफेस रिसेप्टर्स इन द बोन्स एंड किडनी। तो बोन्स और किडनी में सरफेस रिसेप्टर के साथ ये पीटीएच बाइंड होता है। और इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड की चीफ सेल्स हैं वो आपके साथ पैराथार्मोन भी इसे कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच को प्रोड्यूस करता है। इसका नेट इफेक्ट नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली पीटीएच को आप याद रखो कि फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन पीटीएच। तो फॉस्फेट ट्रैशिंग मतलब फॉस्फेट को नॉर्मली कम करवाएगा, और कैल्शियम उसके ऑपोजिट होता है, तो कैल्शियम को ये इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि प्लाज्मा में फॉस्फेट को कम करेगा। इसका मतलब है कि यूरिन में फॉस्फेट की मिकदार आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, और देयर विल बी लॉस ऑफ फॉस्फेट इन द यूरिन। सम अफेक्ट्स इसके होते हैं ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ द पीटीएच, और सम अफेक्ट्स इसके होते हैं ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, जिसे हम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कहते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन आपके साथ क्या करता है? इट इज़ रिलीज्ड या इट इज़ सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू, अगर नॉर्मली आपके साथ पोटेशियम कम करवाता है, फॉस्फेट PO4 को कम करवाता है, कैल्शियम को इंक्रीज़ करवाएगा। अभी अगर कैल्शियम कम है तो आपके साथ पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होगा। अगर आपके साथ प्लाज्मा में फॉस्फेट ज़्यादा है तो आपके साथ पीटीएच रिलीज़ होगा। या इसके अलावा अगर आपके साथ 125 विटामिन डी आपके साथ कम है तो उसकी वजह से पैराथायरॉयड सिक्रीट होगा। तो याद रखना है कि कैल्शियम या एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी या एनी विटामिन डी जो है, ये अगर कम हो जाएंगे तो पीटीएच सिक्रीशन ज़्यादा होगी। अगर प्लाज्मा में फॉस्फेट ज़्यादा हो जाए तो उसके साथ भी पीटीएच आपके साथ इंक्रीज सिक्रीशन होगी इसकी। कैल्शियम जो है ये आपके साथ एक्टिवेट करता है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स को, जिसे हम CASRs कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम एक्टिवेट करता है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स को, और ये रिसेप्टर्स आपके साथ क्या करते हैं कि ये पीटीएच को डिक्रीज़ करवाते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ बहुत याद रखनी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि पीटीएच आपके साथ मैग्नीशियम को हाई करता है। पीटीएच जब कम होता है तो इसका सेम इफ़ेक्ट होता है एज कैल्शियम, और मैग्नीशियम कैन एक्टिवेट आपके साथ CASRs, ठीक है। अगर एक पेशेंट में मैग्नीशियम लो हो तो उसमें आपको पीटीएच रिलीज़ ज़्यादा मिलेगा, एंड देर विल बी इंक्रीज GI एंड रीनल मैग्नीशियम अलॉन्ग विद कैल्शियम। तो रीनल और GI में मैग्नीशियम भी ज़्यादा हो जाएगा और कैल्शियम भी ज़्यादा होगा। तो आपने इसमें याद रखना है, अगर मैग्नीशियम हाई होगा तो पीटीएच कम होगा, अगर मैग्नीशियम लो होगा तो पीटीएच आपके साथ ज़्यादा होगा। तो इसका भी इन्वर्स रिलेशन है। पीटीएच जो है आपके साथ, अगर आपके साथ अभी ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एक मैग्नीशियम लो है, मैग्नीशियम लो है तो पीटीएच ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपके साथ वेरी लो मैग्नीशियम है, ठीक है, तो ये भी आपके साथ पीटीएच के रिलीज़ को इनहिबिट करवाता है। सम मैग्नीशियम रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल CASR फंक्शंस। एबनॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि देयर इज सप्रेशन ऑफ पीटीएच रिलीज। हाइपोकैल्सीमिया इज़ ऑफन सीन इन सवेयर हाइपोमैग्नीसीमिया। अच्छा, ये अभी इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया है, अगर आपने इसको पढ़ना है वीडियो को यहाँ पे पॉज करके यू कैन रीड दिस। फिर थोड़ा सा इन्होंने QT इंटरवल के बारे में बताया है कि यहाँ पे एक नॉर्मल QT इंटरवल
अच्छा कि ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ठीक है। क्यू आर एस के बाद आपके साथ टी वेव आता है, तो क्यू टी इंटरवल यहाँ पे आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है। अगर मैग्नीशियम या कैल्शियम आपके साथ कम हो तो ये आपके साथ क्या करवाएंगे, दिस विल कॉज प्रोलॉन्ग क्यू टी। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। तो जब भी मैग्नीशियम कम होगा या कैल्शियम कम होगा तो क्यू टी को ये ज़्यादा करवाएंगे, ठीक है। अगर आपके साथ क्यू टी कम है तो इसका मतलब है कि कैल्शियम या मैग्नीशियम आपके साथ इंक्रीज़ है। पीटीएच किडनी पे एक्ट करता है। किडनी में ये क्या करता है कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज़ करेगा इन द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को ये कम करेगा इन द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि 125 विटामिन डी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। कैल्शियम और विटामिन डी तकरीबन सेम इफ़ेक्ट है उन पे, लेकिन फॉस्फेट या फॉस्फोरस पे उनका ऑपोजिट इफ़ेक्ट है। जीआई पे एक्ट करेंगे पीटीएच, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे भी कैल्शियम को इंक्रीज़ करेंगे और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन ये करवाएंगे वाया द विटामिन डी। अगर बोन पे एक्ट करेंगे तो बोन में भी ये आपके साथ कैल्शियम और फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन को आपको रिजॉर्प्शन को ये इंक्रीज़ करेंगे। जीआई में एब्जॉर्प्शन याद रखनी है, वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है। बोन में आपके साथ ये इसकी रिजॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो ये आपने एक पॉइंट याद रखना है। नॉर्मली पीटीएच आपके साथ इस रिसेप्टर पे लगता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पीटीएच इस रिसेप्टर पे लग गया, नॉर्मली ये सोडियम को अंदर करता है और फॉस्फेट को अंदर करता है। अगर ये इनहिबिट हुआ तो सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा और फॉस्फेट भी अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो दे विल बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ठीक है। और नॉर्मली आपके साथ सोडियम फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम को फिर ये इंटरस्टिशियम में डालता है और पोटेशियम को ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। तो यूरिन में यू विल गेट पोटेशियम, और सोडियम और फास्फोरस को ये आपके साथ एब्जॉर्ब करवाता है। इसके अलावा विटामिन डी एंड किडनी जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में कन्वर्ट्स विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में विटामिन डी अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड कैन ऑकर इंडिपेंडेंट ऑफ किडनी इन सार्कोइडोसिस। ये आपके साथ हाइपरकैल्सीमिया में लीड करता है। तो दिस इज़ अ रिएक्शन कि आपके साथ 25 OH विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म 125 OH विटामिन डी में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज़ डन बाय 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और इसके लिए पीटीएच रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये आपके साथ वही फंक्शन करवाता है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। इसके अलावा पीटीएच यहाँ पे भी आपके साथ एक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके साथ जब एक्ट करेगा तो सोडियम को ये बाहर निकालेगा, और सोडियम कैल्शियम चैनल पे एक्ट करता है, कैल्शियम को ये रीएब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये अभी हम डिस्टल ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टल। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ये हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की बात कर रहे थे। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ये सोडियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम आपके पास ब्लड में आ जाता है, और डिस्टल ट्यूब्यूल में ये क्या करता है कि सोडियम को भी इंटरस्टिशियम या ब्लड में ले आएगा, उसके अलावा कैल्शियम को भी ये अंदर लाता है। तो डिस्टल ट्यूब्यूल में ये क्या करेगा कि वहाँ पे इट एक्ट्स ऑन सोडियम कैल्शियम पंप, कैल्शियम को अंदर ले आता है और सोडियम को ये वापस ट्यूबुलर ल्यूमेन में डाल देता है। जो पीटीएच है ये आपके साथ मल्टीपल इफ़ेक्ट्स है इसके बोन पे। ये आपके साथ बोन की रिजॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करवाएगा। इसका एक डोमिनेंट इफेक्ट वेरीज विद डोजेज, टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीटीएच टू द बोन। तो
इसका एक डोमिनेंट इफेक्ट जो है ये आपके साथ वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ डोज या टाइमिंग के साथ ये वेरी करता है। पीटीएच आपके साथ कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीटीएच अगर आप करोगे तो उसमें बोन रिजॉर्प्शन होगी एंड यू विल फाइंड इंक्रीज सीरम कैल्शियम, फिजियोलॉजिकली ये होता है। और लो डोज वंस डेली बोलस अगर आप एडमिनिस्टर करोगे पेशेंट में तो उसकी वजह से यू विल फाइंड इंक्रीज बोन मास, क्योंकि देर विल बी मोर बोन फॉर्मेशन। और इसमें एक एजेंट है जिसे हम कहते हैं टेरीपेराटाइड, ठीक है। टेरीपेराटाइड ये हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है। स्टेप 1 जो यू वर्ल्ड है उसमें भी इस पे एमसीक्यू आया है। फिर पीटीएच जो है आपके साथ ऑस्टियोब्लास्ट पे काम करता है। ऑस्टियोब्लास्ट नॉर्मली बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जो बोन बनाते हैं उसको हम कहते हैं ब्लास्ट फॉर बोन बनाना, ठीक है। और ये आपके साथ इसमें पीटीएच के रिसेप्टर्स होते हैं, तो इट कैन इंक्रीज द बोन मास इन रिस्पॉन्स टू पीटीएच। दूसरा ये आपके साथ ऑस्टियोक्लास्ट पे काम करते हैं, जो कि आपके साथ बोन रिजॉर्बिंग सेल्स हैं, तो वहाँ पे आपको पीटीएच रिसेप्टर नहीं मिलेगा, तो ये आपके साथ एक्टिवेट होते हैं इनडायरेक्टली बाय द ऑस्टियोब्लास्ट। तो पीटीएच रिसेप्टर्स आपको ऑस्टियोब्लास्ट में मिलते हैं, ये इसका की पॉइंट है। और पीटीएच रिसेप्टर्स आपको ऑस्टियोक्लास्ट में नहीं मिलते। दैट इज़ वाई ऑस्टियोक्लास्ट में पीटीएच रिसेप्टर्स नहीं होते, दैट इज़ वाई ऑस्टियोक्लास्ट्स आर एक्टिवेटेड बाय द ऑस्टियोब्लास्ट्स। फिर आपने MCSF को याद रखना है, मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर MCSF होता है, मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। और ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है आपके साथ MCSF सिक्रीट करवाते हैं। एक और रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं रैंक एल, रिसेप्टर एक्टिवेटेड न्यूक्लियर फैक्टर के बीटा लाइगेंड, ठीक है। और ये आपके साथ ऑस्टियोब्लास्ट के सरफेस पे एक्सप्रेस होते हैं। तो ये दोनों बोथ प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट्स, और ये आपके साथ क्या करती हैं, एक्टिवेट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को। तो ये आपने याद रखना है कि जो आपके साथ रैंक एल है, ठीक है, रैंक एल भी आपके साथ ऑस्टियोब्लास्ट पे होता है। और जो मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर MCSF है वो भी आपके साथ ऑस्टियोब्लास्ट पे होता है। ये दोनों चीज़ें आपके साथ क्या करेंगी, दे विल एक्टिवेट द ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ बोन्स कौन से हैं, एक आपको कॉर्टिकल बोन मिलता है, एक आपको ट्रेबेकुलर बोन मिलता है। तो ये अंदर वाला पोर्शन जो है ट्रेबेकुलर बोन है, इस ट्रेबेकुलर बोन को हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। एक आपके साथ ये हार्ड बोन होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल बोन, और इन बोन्स के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। ये आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रहे हैं, ये बीच में जो येलो चीज़ है दिस इज़ द मैरो एंड दिस इज़ द मेडुलरी कैविटी। और इन बिटवीन द बोन्स यू विल फाइंड एन एपिफाइसियल प्लेट एज वेल। ये ऊपर आपको जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं, दीज ब्लू ब्लू आर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। तो आपने याद रखने हैं कि बोन के कौन से टाइप है, एक आपके साथ स्पॉन्जी बोन होता है, एक आपके साथ हार्ड बोन होता है। हार्ड बोन को हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं, स्पॉन्जी बोन को हम ट्रेबेकुलर बोन कहते हैं। अभी इस हार्ड बोन की बात करें तो हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन, और ये आपके साथ डिक्रीज़ होता है इन रिस्पॉन्स टू कंटिन्यूस पीटीएच। अगर कंटिन्यूस पीटीएच आ रहा है तो डिक्रीज़ इन रिस्पॉन्स इन हार्ड बोन आपको मिलेगा। ट्रेबेकुलर बोन जो है ये आपके साथ स्पॉन्जी इनर लेयर ऑफ द बोन है एंड इट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंटरमिटेंट या लो डोज पीटीएच। फिर पीटीएच हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड है which is produced by many tissues, numerous normal effects
ये आपके साथ सिंथेसाइज होता है इन लार्ज अमाउंट्स बाय सम ट्यूमर्स, रीनल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, एंड इट लीड्स टू हाइपरकैल्सीमिया इन मेलिग्नेंसी। ये पीटीएच-आरपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है कि मैनी टिश्यूज़ में रिलीज़ प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल इफ़ेक्ट्स हैं इसके। और ये आपके साथ लार्ज अमाउंट में कब सिंथेसाइज होगा? जब एक पेशेंट को ट्यूमर होगा। कौन सा ट्यूमर होगा? उसको आइदर रीनल सेल कार्सिनोमा है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। तो इन कार्सिनोमाज में पीटीएच-आरपी की जो सिंथेसिस है वो आपके साथ लार्ज अमाउंट में होती है। ये पीटीएच-आरपी आपके साथ हाइपरकैल्सीमिया भी कॉज करवाता है इन मेलिग्नेंसी। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी, एक को हम कहते हैं टर्शरी। प्राइमरी में आपको एक ओवर एक्टिव ग्लैंड मिलता है, सेकेंडरी में आपको हाइपोकैल्सीमिया मिलती है, और टर्शरी जो है यू विल फाइंड इन रीनल फेलियर। जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, इन अप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ पीटीएच होती है, नॉट ड्यू टू लो कैल्शियम बट कॉमनली कॉज्ड बाय पैराथायरॉयड एडिनोमा। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में आपने याद रखना है कि ये आपके साथ हाइपर कैल्सीमिया कॉज करवाएगा। ये आपको यहाँ पे इन्होंने बड़ा बड़ा दिया भी है कि पीटीएच को इंक्रीज़ करवाएगा और हाइपर कैल्सीमिया कॉज करवाएगा। तो हाइपर कैल्सीमिया ये आपके साथ किस तरह कॉज करवाता है कि आपके साथ रीनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज़ करेगा। अभी रीनल सिस्टम से कैल्शियम को ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, विटामिन डी की एक्टिवेशन करवाएगा, वो भी आपके साथ हाइपर कैल्सीमिया कॉज करवाती है। और बोन की रिजॉर्प्शन ये करवाएगा जिसमें आपके साथ जो हार्ड बोन है, कॉर्टिकल बोन है, वो लॉस हो जाता है। तो उसकी वजह से भी ये आपके साथ हाइपर कैल्सीमिया कॉज करवाता है। इसके अलावा आपको फॉस्फेट इन द यूरिन मिलेंगे, फॉस्फेट की ये लॉस करवाएगा। जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, यूरिनरी कैल्शियम इसमें आपको हाई और नॉर्मल मिलता है, और पीटीएच आपको इंक्रीज़ मिलता है। इंक्रीज़ कैल्शियम यूरिनरी रीएब्जॉर्प्शन और सीरम कैल्शियम आपके साथ अल्टीमेटली इसमें ज़्यादा होगा। जब सीरम कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से यूरिनरी कैल्शियम भी आपके साथ इंक्रीज़ हो जाता है। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में आपने बस ये याद रखना है कि इसमें आपके साथ कैल्शियम लेवल हाई होता है या नॉर्मल। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को आप याद रखो बाय फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन, इसमें फॉस्फेट कम होगा और कैल्शियम आपके साथ यूजुअली हाई होता है या नॉर्मल होता है। इसका पीटीएच के साथ सिमिलर एक्शन है, ठीक है। तो जब पीटीएच आपके साथ ज़्यादा होगा, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा, सीरम में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन में भी कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसमें आपको टिपिकल फीचर स्टोन, बोन्स, ग्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स, ये इसका एक निमोनिक है कि इसमें आपको स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स और साइकेटिक ओवरटोन्स मिलेंगे। स्टोन्स का मतलब है यू विल फाइंड किडनी स्टोन्स, ठीक है। बोन्स में भी प्रॉब्लम कॉज करवाता है, एब्डोमिनल पेन करवाता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स करवाता है, ठीक है। दिस इज़ लार्जली हिस्टोरिकल। मॉडर्न era most patients are diagnosed early, often asymptomatic and diagnosed by routine blood work। और रिकरेंट किडनी स्टोन्स जो है इसका एक कॉमन प्रेजेंटेशन आपके साथ होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है अगर एक पेशेंट को रिकरेंट किडनी स्टोन्स हैं तो माइंड में प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होना चाहिए। अदर साइंस एंड सिम्टम्स जो है दे आर सीन इन मेलिग्नेंसी, ठीक है। फिर इसके बाद स्टोन्स जो है ये किडनी में स्टोन्स कॉज करवाता है क्योंकि देर इज़ हाई कैल्शियम इन द यूरिन, जो आपके साथ स्टोन्स कॉज करवाएगा। इट विल कॉज डिहाइड्रेशन, कैल्शियम ब्लंट अफेक्ट ऑफ एडीएच, तो कैल्शियम एडीएच के अफेक्ट को ब्लंट करता है जो कि आपको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी मिलता है, और उसकी वजह से देर इज़ पोलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। उसके अलावा इट कैन ऑल्सो लीड टू रीनल फेलियर।
तो स्टोन्स आपको मिलेंगे, डिहाइड्रेशन आपको मिलेंगी, बोन्स में आपको बोन पेन मिलता है। एडवर्स इफेक्ट इसका होता है ऑन बोन्स ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग हाई पीटीएच। ग्रोन्स आपको मिलते हैं जो एब्डोमिनल पेन होता है। इसमें पेशेंट विल हैव कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया, नोज़िया। इसके अलावा जो है इंक्रीज स्टमक में एसिड प्रोडक्शन होगा जिसका एक अनक्लियर मैकेनिज्म है, और आपको रिकरेंट पेप्टिक अल्सर्स मिलेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, रिकरेंट पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है। और साइकेटिक ओवरटोन्स भी होते हैं, इसमें पेशेंट को एंजाइटी या अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के सिम्टम्स होंगे। एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका। ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका जो है ये एक क्लासिक बोन डिजीज़ है ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें भी आपको क्लिनिकल फीचर्स में बोन पेन और फ्रैक्चर्स मिलते हैं। तो सब पेरियोस्टियल बोन रिजॉर्प्शन आपको मिलती है। सब पेरियोस्टियम जो है पेरियोस्टियम के नीचे बोन रिजॉर्ब हुआ होता है, और ये आपको इट इज़ कॉमनली सीन इन द बोन्स ऑफ फिंगर। तो फिंगर के जो बोन्स हैं उसमें आपको ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका मिलता है। इर्रेगुलर या इंडेंटेटेड एजेस होते हैं बोन्स के। तो इसमें ये इसका एक टिपिकल जो है डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि अगर आपको इंडेंटेड एजेस या इर्रेगुलर बोन्स मिलते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका में, ठीक है। ब्राउन ट्यूमर जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्टोमा, वो भी ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका के साथ रिलेटेड होता है।